नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली सल्तनत की क्लास नंबर यानी कि तुगलक वंश पढ़े थे। यानी कि दिल्ली सल्तनत में हमने लास्ट क्लास में तुगलक वंश के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम जो डिस्कशन करने आ रहे हैं वो है हमारी तुगलक वंश की क्लास नंबर 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो थे गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिरोज शाह तुगलक। इनका जो समय है 1351 से लेके 1388 का इनका समय है। और फिरोज शाह तुगलक जो है वो कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के ये कजन है। अब मेड बाय नोबल्स यानी कि इनको दिल्ली का जो सुल्तान है यानी कि जो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, उनके बाद हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चल के फिरोज शाह तुगलक को मेड बाय नोबल्स यानी कि नोबलों ने, जो यहाँ के नोबल थे, खलीफा थे, इन्होंने क्या करा, फिरोज शाह तुगलक को, जो कि इनके कजन थे, उनको एक नया शासक बनाया। ठीक है। इसी समय मैनी कॉन्फ्लिक्ट राइज यानी कि जब फिरोज शाह तुगलक का समय था, इस समय दिल्ली सल्तनत में कई सारे संघर्ष चल रहे थे और इसी संघर्ष के दौरान फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे। यानी कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत को संभालने के लिए कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे कर देश के अंदर ही कई सारे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे थे, उनको कंट्रोल किया और साथ ही साथ उन्होंने नोबल्स, उलेमाओं और खलीफाओं को भी इन्होंने नियंत्रण भी किया। आगे चलकर हम देखेंगे इस्टेब्लिश जोनापुर सिटी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जोनापुर सिटी का निर्माण किया। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जोनापुर शहर का निर्माण किसने किया, तो जोनापुर सिटी का जो निर्माण था वो किया फिरोज शाह तुगलक ने। और इन्होंने अपने कजन यानी कि जूना खां की याद यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, इन्होंने, जिनका रियल नेम जूना खां था, उनकी याद में इन्होंने जौनपुर सिटी का निर्माण किया। आगे चलकर इन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बन जाता है, स्टॉप्ड मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप एट ग्रेव ऑफ सेंट्स। यानी कि जितने भी संत हुआ करते थे इस्लाम धर्म के अनुसार, यानी कि जितने भी सूफी संत थे, उनकी दरगाहों पर महिलाओं को पूजा करने पर पाबंदी लगाई गई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से वे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने महिलाओं को सूफी संत की दरगाहों पर पूजा करने से मनाही की थी, रोक लगाई थी। तो ध्यान रखना, वो फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने ऐसा किया। ऐसा इन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि ये दिखाना चाहते थे, क्योंकि उलेमाओं का टाइम था, खलीफा थे और नोबल्स थे, उनको खुश रखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उस समय दिल्ली के अंदर संघर्ष चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उनको शांत करने के लिए उन्होंने ये शो भी किया कि भाई मैं एक कट्टर मुसलमान हूं और जितने भी धर्म जिस चीज की मनाही करता है और उसको मैं अपने शासन में सख्ती से लागू करता हूं। और इसीलिए इन्होंने महिलाओं को सूफी संतों की दरगाहों पर पूजा करने से मनाही करी। आगे चलकर हम देखते हैं कि जजिया टैक्स इन्फोर्स ऑन ब्राह्मण्स। अब आपसे क्वेश्चन है, मैं एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से वे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया। तो पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। लेकिन पहली बार जजिया टैक्स लगाया किसने, हमने देखेंगे भारत पर पहली बार 712 के अंदर पहला मुस्लिम अटैक हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया कर लगाया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि 712 में पहली बार फर्स्ट जजिया टैक्स लगा, किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया टैक्स लगाया। आगे चलकर हम देखते हैं कि इन्होंने खैराज, खम्स और जकात यानी कि ये टैक्स भी लगाए। तो यहां भी एक चीज समझ में आती है, तो इसके अलावा उन्होंने जजिया के अलावा खैराज, खम्स, जकात आदि टैक्स भी लगाए। सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने इक्तादारी सिस्टम को हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत किया। यानी कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि वे कौन सा सुल्तान था जिसने इक्तादारी व्यवस्था को हेरिडिटरी यानी कि वंशानुक्रम किया। तो हमें याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक पहले सुल्तान थे जिन्होंने क्या करा, इक्तादारी व्यवस्था को वंशानुगत किया।
आगे चल के हम देखते हैं कि इस्टेब्लिश न्यू टाउन्स। तो हम देखते हैं कि इन्होंने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और हिसार नामक नए टाउन्स का स्टैब्लिश किया। यानी कि आपसे अगर पूछ ले कि भाई ये सारे टाउन किसके द्वारा स्टैब्लिश किए गए, तो हमें याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन सभी टाउनों को स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि भाई कौन सा शासक था या वह कौन सा सुल्तान था जिसने कुतुब मीनार को पहली बार मरम्मत करवाई। तो हमें याद रखना है कि भाई सबसे पहले कुतुब मीनार की जो आधारशिला थी वो रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है किसने इसको कंप्लीट किया, तो हमें याद रखना है कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट किया। और तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई कौन सा सुल्तान था जिसने कुतुब मीनार को रिपेयर किया या मरम्मत करवाई, तो हमें ध्यान रखना है कुतुब मीनार की मरम्मत कराने वाले पहले सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने जनता के कल्याण के लिए क्या कार्य किया है, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और ज्यादा स्टैब्लिश करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए। सबसे पहले हम देखते हैं कि दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ लेता है भाई दीवाने खैरात क्या है। तो पहली बात अगर पूछ लेता है एग्जाम में दीवाने खैरात क्या है, तो हमें देखना है डिपार्टमेंट ऑफ पुअर नीडी पीपल, यानी कि ये डिपार्टमेंट उन लोगों के लिए बनाया गया था जो गरीब हो या जरूरतमंद लोग हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए दीवान ए खैरात यानी कि डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसमें हम देखते हैं कि विडो यानी कि जो विधवाएं होती थी उनके कल्याण के लिए, उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए या अनाज देने के लिए यह डिपार्टमेंट बनाया गया था। इसके अलावा जो व्यक्ति अनाथ हो जाते थे, ऑर्फन हो जाते थे, जिनके पेरेंट्स नहीं होते थे, उनकी भी देखरेख यही डिपार्टमेंट करता था, जिसका नाम था दीवाने खैरात। इसके अलावा हम देखते हैं कि गर्ल्स की शादियों के लिए भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया इस दीवाने खैरात ने। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे दीवान ए बंदगान क्या था। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, ये दीवान ए बंदगान जो था ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव यानी कि दासों से संबंधित एक डिपार्टमेंट या विभाग था। ठीक है, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा दारुल ए शिफा या शिफा खाना क्या था, इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। और ये किससे रिलेटेड था, ये फ्री हॉस्पिटल से रिलेटेड था, यानी कि जितनी भी हॉस्पिटल से संबंधित आपको फैसिलिटी थी वो दारुल शिफा के द्वारा मिलती थी। और इसके अलावा जो उस समय तुगलक वंश के जो लोग थे, नागरिक थे, उनको फ्री में दवाएं दी जाती थी। इसके अलावा उनको खान पान, उनकी देखरेख पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, ताकि उनके साम्राज्य में, उनके एम्पायर के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टेड मेनी कैनाल्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भाई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सुल्तान था जिसके समय में नहरों का जाल माना जाता है, या नहरों का जाल अगर किसी के समय में था, तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम था उस समय सबसे ज्यादा नहरों का विकास किया गया था। और इसी समय यमुना कैनाल और सतलुज कैनाल इनको भी स्टैब्लिश किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्रॉस क्या पूछ सकता है भाई यमुना कैनाल या सतलुज कैनाल किसके द्वारा बनाई गई, तो हमें याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक का समय वो समय था जिस समय सबसे ज्यादा कैनाल व्यवस्था या नहर व्यवस्था का काम किया गया था। तो इस समय नहरों का जाल बिछाया हुआ था। इसी समय यमुना कैनाल और सतलुज कैनाल को भी स्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा हम देखेंगे एंड इन्फोर्स हक ए शर्त, ये क्वेश्चन बन गया आपका एक और, यानी कि आपको पता है कि यमुना और सतलुज जो कैनाल है स्टैब्लिश की गई है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसी को चलते देख यानी कि इन्होंने हक ए शर्त यानी कि एक इरिगेशन टैक्स, एक सिंचाई कर लागू किया। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेता है, हक ए शर्त किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। व्हाट टाइप ऑफ टैक्स, ये किस प्रकार का टैक्स था, तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक सिंचाई कर था या इरिगेशन टैक्स था। इसके अलावा हम देखते हैं कि पेपर में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अशोकन पिलर, जो अशोक के पिलर थे कौन कौन से, टोपड़ा जो हरियाणा में है, उसके अलावा मेरठ का जो है वो वाले पिलर, यानी कि दोनों पिलर री इरेक्टेड किए गए थे, यानी कि टोपड़ा हरियाणा से और मेरठ यूपी से इन पिलरों को उखाड़ कर दिल्ली में इसको लाया गया, इसको री इरेक्ट किया गया। प्लेस क्या था, फिरोज शाह कोटला, यानी कि दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला जो क्रिकेट मैदान है
वहीं पर इन खंभों को, इन पिलरों को रीइस्टैब्लिश किया गया। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि ये जो पिलर थे उन पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उन पे जो अभिलेख लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा के हैं। तो हमें याद रखना है कि भाई वो ब्राह्मी लिपि के हैं। और यहीं से एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने भारत के अभिलेखों को सबसे पहले स्टडी किया। तो हमें याद रखना है एक पर्सन जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले भारत के अभिलेखों को स्टडी किया, भारत के अभिलेखों को पढ़ा। और ये कौन से अभिलेख थे? ये वही अभिलेख हैं जो फिरोजशाह कोटला में थे, यानी कि टोपरा और मेरठ वाले जो अभिलेख थे इनको स्टडी किया गया। और फाइनली हम देखते हैं कि इतना जन कल्याण का काम करने के बाद अंत में यानी कि 1388 में फिरोजशाह तुगलक की हो जाती है मृत्यु। और इनके मरने के बाद यानी कि फिरोजशाह तुगलक के मरने के बाद तुगलक वंश में कोई भी एक अच्छा शासक नहीं आया, जिसकी वजह से आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर ये जो तुगलक वंश है उसकी समाप्ति होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सुल्तान बनते हैं वो बनते हैं मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक के समय में क्वेश्चन क्या पूछता है अब मैं बताता हूं। ये थे पहली बात तो लास्ट रूलर, आपसे अगर पूछ सकता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो हमें याद रखना है कि मोहम्मद शाह तुगलक जो है वो अंतिम तुगलक वंश के शासक थे। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि तैमूर का अटैक इनमें से कौन से सुल्तान के समय में हुआ। तो हमें याद रखना है कि मोहम्मद शाह तुगलक के समय में तैमूर ने, जो कि तुर्किस्तान भारत पर अटैक करता है और तैमूर का आक्रमण भारत में खतरनाक होता है। इनका उद्देश्य यही था कि भारत से जन संपदा लूटकर तुर्क में ले जाना। और इन्होंने इन्वेडेड यानी कि वॉर किया इंडिया में कब? 1398 में। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो हम देखेंगे 1398 में किया। किसके समय में किया? यानी कि उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके दो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे जैसे यानी कि फिरोजशाह तुगलक मर जाते हैं, मरने के बाद जब पूरा एम्पायर धीरे धीरे करके लूज होता चला जाता है, तो इसी के समय हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो प्रोविंस जैसे मालवा, गुजरात और शर्की मतलब जौनपुर, ये धीरे धीरे करके अपने आप में इंडिपेंडेंट होते चले जाते हैं। और तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खां द गवर्नर ऑफ मुल्तान, यानी कि जब तैमूर इंडिया को जीतने के बाद वापस तुर्क की ओर जाते हैं, तो तुर्क जाते जाते ही क्या कर जाते हैं, ये तैमूर खिज्र खां को क्या बनाया जाता है? गवर्नर ऑफ मुल्तान। और यही खिज्र खां आगे चलकर एक नए वंश की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सैयद वंश। तो दोस्तों ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो तुगलक वंश से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, या पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं। आगे भी क्वेश्चनों में यानी कि आगे भी आने वाले एग्जामों के अंदर, चाहे वो DSSB हो, SSC हो, रेलवे हो, इनके अंदर अगर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन या तुगलक वंश से जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं चार समय के, यानी कि यही जो चार पर्सनैलिटी है जिसमें गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद शाह तुगलक के समय में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप डीएन कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और इंपॉर्टेंट क्लासेस जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, यानी कि अब जो अगली क्लास हम करेंगे वो करेंगे हम सैयद वंश, लाता रहूं ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द